हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। मानवाधिकार उल्लंघन के प्रति जो प्रयास किए गए, जिन कानूनों को बनाया गया जिनसे कि मानवाधिकार उल्लंघन को रोका जा सके, इसी टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे थे। कुछ पॉइंट्स इसमें हमारे जो हैं डिस्कस हो चुके हैं, उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा जो है एफर्ट्स में एक्ट्स रिलेटेड टू सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता के लिए कानून। सामाजिक समानता लाने से रिलेटेड जो कानून हैं, जिन कानूनों को बनाया गया कि समाज में जिससे सभी लोगों के बीच में सोशली इक्वलिनेशन, सामाजिक रूप से समानता लाई जा सके, सभी लोगों को जो सोशल राइट्स हैं वो इक्वल वे में अवेलेबल हो सके, ऐसे कुछ कानूनों का निर्माण किया गया था। उसके बारे में हम देखते हैं। हमारे देश में यानी कि इंडिया में कास्ट अरेंजमेंट से जो क्रिएट हुई थी, बहुत सारे कास्ट के बेस पर या जेंडर बेस पर इनइक्वालिटी थी, कास्ट बेस पे और जेंडर इनइक्वालिटीज़ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इन इनइक्वालिटीज़ को, जातिगत असमानताएं थी, हमारी लैंगिक असमानताएं थी, इन्हें दूर करके सभी को समानता का अधिकार देने के लिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके तुरंत बाद अनटचेबिलिटी और मैरिज एंड प्रॉस्टिट्यूटेड, इससे रिलेटेड जो हैं बहुत सारे कानून जो हैं वो लाए गए, उन्हें पास किया गया, जिससे कि सामाजिक रूप से सभी नागरिकों को जो है समान अधिकार दिलाए जा सकें। मानव अधिकार का जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण बन जाने के फलस्वरूप, यानी कि ह्यूमन राइट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखे जाने के बाद इससे रिलेटेड भी बहुत सारे कानून जो है पास किए गए। 2002 में घरेलू हिंसा से, डोमेस्टिक वायलेशन से जो इफेक्टेड वुमेन थी उनसे रिलेटेड, यानी कि भाई वो महिलाओं के साथ हमारे समाज में तरह तरह के जो अत्याचार से बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, जो कि उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन था, ह्यूमन राइट वायलेशन था। उसे दूर करने के लिए इससे संबंधित बहुत सारे जो हैं स्ट्रिक्ट एक्ट लाए गए। और डावरी रिलेटेड जो लॉ है, दहेज निरोधक अधिनियम, इसे पहले से भी बहुत ज़्यादा कठोर बना दिया है, जिससे कि महिलाओं के प्रति होने वाली जो हिंसा है, वायलेंस है, उसे रोका जा सके, उसमें कमी लाई जा सके। अनटचेबिलिटी से रिलेटेड किसी भी क्राइम को पुलिस ने सीधे, यानी कि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, अगर कास्ट से रिलेटेड कोई अनटचेबिलिटी जो है, इस तरह का कोई अपराध हो रहा है, तो विदाउट एफआईआर जो है पुलिस को सीधे उस पर एक्शन लेने की अनुमति दे दी गई। ऐसा कानून बनाया गया, ऐसा राइट उन लोगों को अवेलेबल किया गया। 1992 में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73 अमेंडमेंट हुआ था, संविधान में 73वां संशोधन हुआ था, उस संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की विभिन्न संस्थाओं में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, जो वुमेन्स हैं और शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उनके लिए रिजर्वेशन की फैसिलिटी इसमें दी गई। 1992 में संविधान में जो 73वां संशोधन इसे कहा जाता है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और महिलाओं को फाइनेंशियली सेफ्टी देखने के लिए, आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बहुत सारी स्पेशल प्लान्स, स्पेशल पॉलिसीज़ रिलेटेड टू वुमेन्स, जिससे कि उनकी ग्रोथ हो, उनका डेवलपमेंट हो, उनसे रिलेटेड जो वायलेंस है उसे रोका जा सके, इस तरह के बहुत सारे कानूनों को पास किया गया। इसके बाद हमारा है सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। अगर हम भारत के संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 16 है, 25, 29 और 38 के अंतर्गत जो माइनॉरिटीज से रिलेटेड लैंग्वेज है, यानी कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपना कल्चर, संस्कृति और धर्म के अनुसार आचरण करने की, व्यवहार करने की, यानी कि उन्हें इंडिपेंडेंस जो है, स्वतंत्रता दी गई, जिससे कि व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपनी संस्कृति का, रीति रिवाजों का पालन कर सके, उसके ऊपर किसी तरह की कोई बाउंडेशन ना हो। इसके बाद 1993 में अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए एक नए राष्ट्रीय आयोग का, नेशनल कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया। और इसका रिलेशन जो है कम्युनिटीज़, जो मैटर्स थे, सांप्रदायिक जो दंगे से उससे उत्पन्न जो क्रिटिकल सिचुएशन थी, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, उनको सॉल्व करना, और विभिन्न जो सर्विस हैं, डिफरेंट सर्विसेज में माइनॉरिटीज़ को प्रॉपर जो एक प्रतिनिधित्व, उसे प्रॉपर एक उसका पार्ट, उसका जो परसेंटेज है उसे देने की व्यवस्था उसमें की गई। और सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयत्न, यानी कि उनके सोशली, इकोनॉमिकली उनका डेवलप किया जा सके, इस तरह की एफर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा की गई। अल्पसंख्यकों की आर्थिक दशा में उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और
वित्त निगम यानी कि जो नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्थापना भी 1994 में 1994 में की गई। इसके बाद हमारा प्रोटेक्शन ऑफ एजड पर्सन है। प्रोटेक्शन ऑफ एजड पर्सन यानी कि वृद्धजनों की सुरक्षा। मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित ये भी एक स्पेशल विशेष कैटेगरी थी और इसमें ये था कि हमारी सोसाइटी में 60 वर्ष से जो ज़्यादा के लोग थे, वृद्धों को सोशली, इकोनॉमिकली और मेंटली सेफ्टी देने के लिए उनसे रिलेटेड बहुत सारे लॉ पास किए गए, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता था या मिलता भी है कि हमारे समाज में लोगों के वृद्ध हो जाने पर उनको इग्नोर किया जाता है, उनकी इम्पोर्टेंस लोग नहीं समझते, उनके साथ बहुत जगह बहुत बुरा जो है व्यवहार भी देखने को मिलता है। 1999 में 1999 में वृद्ध लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है इसे घोषित किया गया। वृद्ध लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1999 में 1999 में जो एल्डर पीपल्स थे एक समन्वित कार्यक्रम प्रोग्राम अप्लाई किया गया। इसके अंतर्गत जो निराश्रित वृद्ध थे, जिनके पास कोई सहारा नहीं था, उनके घर वाले थे नहीं या उनके घर वालों ने उन्हें निकाल दिया था, उनके लिए वृद्धावस्था गृह, ओल्ड एज होम्स जो हैं बनाए गए और इन ओल्ड एज होम में उनके लिए प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी कराई गई। जो गरीब वृद्ध लोग थे, गरीब कैटेगरी से रिलेटेड जो एल्डर पीपल्स थे, उनका ऐच्छिक संगठनों द्वारा स्थापित किए जाने वाले केंद्र को स्पेशल जो है उसमें डोनेशन दे करके उनसे रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों को अवेलेबल कराई गई। एल्डर पीपल्स को जो है ट्रैवलिंग में या किसी भी फैसिलिटीज़ में, रेल किराया कह दिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ में स्पेशल फैसिलिटीज़ प्लान उन लोगों के लिए स्टार्ट किया गया। इसके बाद हमारा है प्रोटेक्शन ऑफ हैंडीकैप्ड विकलांगों का संरक्षण। ये भी जो भी इस स्तर पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह या जो समाज का नज़रिया था वो हैंडीकैप पीपल के लिए अच्छा नहीं था, उनके साथ नेगेटिव बिहेवियर देखने को मिलता था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनआई ने जो है 1981 में विकलांग लोगों के वर्ष के रूप में इसे घोषित किया था 1981 को। और ऐसा अनुमान है कि भारत में आज विभिन्न प्रकार के जो विकलांग हैं उन लोगों की संख्या यानी कि डिफरेंट कैटेगरी जिसमें आएंगी हैंडीकैप्ड जो पीपल थे उनकी संख्या 2.30 करोड़ जो है। इनकी सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक, इनकी सोशल, फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल सेफ्टी के लिए सरकार का एक बड़ा जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसे ध्यान में रखते हुए 1996 में हैंडीकैप्ड के जो राइट्स थे उन्हें सेफ्टी देने के लिए एक सेपरेट कानून बनाया गया और इसका उद्देश्य विकलांग लोगों को प्राप्त आरक्षण जो था उसे प्रॉपर वे में उनकी जो वेलफेयर के लिए उसे यूज़ किया जाए। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इसे अपनी एरियाज़ में जो है इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। और इसके अलावा भारतीय विकलांग परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद विकलांगों के लिए शिक्षा से रिलेटेड जो है स्पेशल प्रोग्राम एजुकेशन से रिलेटेड वो स्टार्ट किया गया। देश में एक राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें रोजगार देना, शिक्षित करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना था। रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स, अपराधियों का पुनर्वास। तो जिस तरह से हमने ऊपर अभी समस्याएं पढ़ी हैं उसी तरह से हमारी सोसाइटी में जो अपराधी हैं, क्राइम है यानी कि किसी व्यक्ति से जानकर या अनजाने में अपराध हो गया, उसने उसकी सज़ा काट ली, सज़ा काट के जब वो वापस समाज में स्थापित होने के लिए, रहने के लिए आता है तो समाज का जो दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनके लिए अच्छा नहीं होता। वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, उनके साथ सामान्य व्यवहार, सामान्य संबंध वो नहीं रखते, जिससे क्या होता है ये सिचुएशन नेगलेक्ट हो जाती है। व्यक्ति या तो दोबारा अपराध की तरफ लौट जाता है या वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसके लिए भी सरकार ने बहुत सारे जो हैं पॉलिसीज़ लाई, एक्ट बनाए, जिससे कि इन व्यक्तियों का जो है समाज में जो इस तरह से इनके साथ आचरण किया जाता है, बिहेवियर किया जाता है, उसे रोक लगाई जा सके। और इनके पुनर्वास के लिए जेल में ही जो है इनसे जो तरह तरह के काम कराए जाते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। और जो उनकी जब वो अपनी सज़ा पूरी करने के बाद जेल से बाहर आते हैं तो उनकी जो वेतन था, जो उन्होंने काम किया था जेल में, वो इकट्ठा एक मुश्त उन्हें दिया जाता है। इस तरह के उन्हें गाइडलाइन दी जाती है, हेल्प की जाती है, जिससे वो समाज में दोबारा से अपने आप आत्मनिर्भर हो सकें, उन्हें किसी भी तरह की
कोई समस्या ना हो, जिससे हम एक हेल्दी सोसाइटी, स्वस्थ समाज की तरफ अग्रसर हो सकें। तो बेसिकली ये हमारे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो एफर्ट्स थे जो किए गए हैं डिफरेंट एरियाज़ में, ये सब उन्हीं का था। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बात पर बल दिया था कि मानवाधिकारों के उल्लंघन का जो मुख्य कारण जनसाधारण यानी कि जो कॉमन पीपल थे, उनमें मानवाधिकारों के प्रति, ह्यूमन राइट्स के प्रति अवेयरनेस की कमी है, यानी कि लोगों को अपने ह्यूमन राइट्स जो है, उनके बेसिक राइट, उसके बारे में जानकारी नहीं है, उससे रिलेटेड कानून के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसे ध्यान में रखते हुए 1994 में 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने साधारण सभा में जो 49th उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 1995 से लेकर के 2004 तक, 1995 से सन 2004 तक देश के जो 10 वर्षों को मानवाधिकार प्रशिक्षण के रूप में, यानी कि विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा, डिफरेंट प्रोग्राम के द्वारा जो कॉमन पीपल्स हैं उन्हें अबाउट ह्यूमन राइट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे। उन्हें मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा, उनसे रिलेटेड जो जानकारियां हैं वो व्यक्ति को दी जाएगी, जिससे वो अपने जो अधिकार हैं उनका एक उपयुक्त जो है उपयोग वो कर सकें, और जो हमारे समाज में से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम रिमूव कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम जो इससे अगला पॉइंट हमारा है ह्यूमन राइट्स रिलेटेड जो सेफ्टी प्रोटेक्शन है, मेजर्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे।